सो होप सो गाइस आपको इतना समझ आया होगा। अच्छा, अब हम नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड आधारित टाउन प्लानिंग सिस्टम। हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग किए जाने वाली ग्रिड आधारित टाउन प्लानिंग प्रणाली इसकी गलियाँ और गलियों के व्यापारिक रूप से समकोण चौराहे के लिए उल्लेखनीय थी, जिसने शहर को कई आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया हुआ था। यानी कि लोग ज़्यादातर घर ना स्क्वायर के शेप में बने थे, मतलब कि 4 घर एक साथ बनते हैं, जैसे कि एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा और एक ये रहा, फिर ऐसे स्क्वायर बन रहा है। तो इस टाइप से घर बने थे ताकि नालियाँ कनेक्ट हो पाए और घर का सारा पानी बड़े नाले में मिल पाए। तो बड़ी प्लानिंग के साथ जो है इस टाउन का जो है बनाया गया था, इसको क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन के प्रत्येक शहर में एक मिट्टी की ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर किला बना हुआ था। तो ऊंचे चबूतरे पर किले बने हुए थे जिनमें लोग रहते हैं और माना जाता है कि उसमें अमीर लोग ज़्यादा रहते थे, लोग राजा महाराजा लाइक दैट। ठीक है, सो होप सो इतना समझ आया हो। जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ ये किस चीज़ का चित्र है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुझे पढ़ना है आप सभी का कमेंट। देखती हूँ कितना बता पाओगे। किस चीज़ का चित्र है ये, बताओ जल्दी जल्दी। ये ना स्नानागार होता था उस टाइम का, जिसमें लोग नहाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा डीप होता था, इसलिए इसमें ना सीढ़ियाँ बनी होती थी नीचे जाने के लिए इस टाइप से, और यहाँ पे पानी भरा रहता था। लोग इसके साइड में बैठ के भी इंजॉय करते थे और इसके अंदर भी नहाते थे। ये बहुत ही चौड़ा हुआ करता था, पूरा ये स्नानागार ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहते वो यहाँ नहाते थे, कुछ सीढ़ियों पर नहाते थे, कुछ डीपली नहाते थे। तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ था। समझ आया बच्चों? अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में, स्थलों के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने बहुत ही इजी वाले लिए हैं नाम जो कि आपको याद रह सके। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन के प्रत्येक शहर में एक मिट्टी के ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर किले बने हुए हैं। अब पक्की ईंटों का प्रयोग क्यों किया जाता था? पत्थर के निर्माण की अनुपस्थिति और इमारत की लगभग हर शैली में पकी हुई ईंटों का व्यापक उपयोग दो विशेषताएं हैं। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि उस टाइम लोहे का उपयोग तो पता ही नहीं था लोगों को, और पाषाण काल भी उस टाइम नहीं आया था, पत्थरों का काल जो लोगों को पता हो, पत्थरों का इस्तेमाल। तो ईंटों से ही ज़्यादातर घर बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती थी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे क्या है, हड़प्पा सभ्यता को अलग करती है कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बताती है किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अलग ड्रेसिंग रूम होते थे। ठीक है, प्रत्येक छोर पर सीढ़ियाँ का एक सेट सतह पर जाता था। विभिन्न बदलते क्षेत्र हैं और अन्न भंडार है। देखो, ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करो चीज़ों में, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखो, वहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस 3 हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ, जिन पे व्यापार वगैरह होता था। बट यहाँ पे ना चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि भाई घर ऊंचे चबूतरे पे बने होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे, लोगों के अलग ड्रेसिंग रूम होते थे। मतलब अगर कोई सार्वजनिक मानो कहीं पे पार्टी हो रही है, ठीक है, वहाँ पे पुल में लोग नहा रहे हैं, तो वहाँ पे 10-12 ना एक साथ लाइन में क्या बने होते थे, ड्रेसिंग रूम बने होते थे, और एक लाइन में बहुत सारे वॉशरूम्स बने होते थे ताकि लोग जाके उसमें अपना कर सके। जैसे कि क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद कपड़े चेंज करते थे गीले वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग वॉशरूम्स लाइन में बने हुए थे। तो उसी को लिखा है, अलग अलग लोगों के ड्रेसिंग रूम थे। अब अन्न भंडार का होता है जहाँ पे लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। तो जो भी अनाज होता था, तिल होता था, उन सबको जो वो अन्न भंडार के अनाज में रखते थे, तो वो यही बताया हुआ है कि वो 150 फुट लंबे थे और 50 फुट चौड़े थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें हैं। हालांकि हड़प्पा के महल में 6 अन्न भंडार है। ऊंची मिट्टी ईंट प्रणाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली अन्न भंडार के लिए मतलब अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े अनागार थे, और मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े 6 अनागार पाए गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऊंची मिट्टी ईंट प्रणाली
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन के प्रत्येक शहर में एक ऊंची मिट्टी ईंट की चबूतरे पर एक महल बना हुआ है। ईंट की इमारतों पर निर्माण, मतलब ईंट से किस तरह से इमारतें बनाई जाती थी। प्रत्येक शहर में महल के नीचे एक निचला शहर होता था और आम नागरिक वहां पर रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक निचले स्तर पर शहर बना होता था और एक दुर्ग पे बना होता था। दुर्ग में अमीर रहते थे, निचले शहर में आम नागरिक रहते थे। ठीक है, होप सो समझ आया हो। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हड़प्पा के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे उन सभी के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। हड़प्पा, इसकी खुदाई 1921 में दयाराम सुहानी द्वारा करवाई गई थी। यह रावी नदी के निकट पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ज़्यादा डीपली मत बताना, बस इतना बता देना इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और उसके बाद हड़प्पा में मिली है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास अनागार मिले हैं, मृत देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी के ताबूत मिले हैं, हाथी का कपाल मिला है। ठीक है, ये सारे आप बता सकते हो। स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, RH37 कब्रिस्तान, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे कब्रें मिली है, कब्रिस्तान मिला है, टोम वैली कहते हैं ना जिसे, वो मिली है। ठीक है, उसके बाद अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पेपर में लिख देना, आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। गाइज, अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी, यानी कि सबसे पहले 1921 में क्या हुई थी, 1921 में दयाराम सुहानी ने किसकी करी थी, हड़प्पा की करी थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी ने करी थी। कब करी थी, 1922 में। ठीक है, तो ये याद रखना। यह लरकाना जिला पाकिस्तान में है, यानी कि फ़िलहाल उस ज़िले को लरकाना कहते हैं, और ये पहले इंडिया का हिस्सा होता था, बट अब वो पाकिस्तान जब से बटा है तो वो पाकिस्तान में चला गया। याद रखना ये चीज़ें। यह सिंध नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतक मतलब जो लोग मर जाते हैं उनका टीला। यह सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो में बहुत सारी वस्तुएं मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे मैंने बताया था कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है, इस ही टाइप से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया। बाकी क्या लिखा गया है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है, घरों में कुएं मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं, अनगार मिले हैं, पुरोहित आवास मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं, और उसके बाद सभा कोसे के नर्तकी की मूर्ति, बेसिकली मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ के जो भी राजा रानी उस टाइम के होते होंगे उनकी। और उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अवन मोहनजोदड़ो का अनागार है। अवन मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा अन्न इकट्ठा किया जाता है, वो कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में है। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार मोहनजोदड़ो में है। और यहाँ से 6 मिले हैं विशाल, ठीक है, जिनकी 150 फीट के थे और 50 उनकी चौड़ाई थी। ये चीज़ें याद रखना। सो गाइज, यहाँ पे लोथल होगा, मिसप्रिंट होगा, इसलिए लोधल हो गया। सो आप इसको था बना लेना, धा को। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि इसकी खुदाई 1957 से 58 ईस्वी में SR राव ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। और यहाँ पे अब SR राव याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यह भोगावा नदी पर स्थित है। तो लोथल के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, जो भी आपको यहाँ पे याद हो जाए, मैं सारा समझा देती हूँ। यह गुजरात में स्थित है, सबसे पहले ये याद रख लेना कि लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल से मिली वस्तुएं, क्या क्या मिला है भाई, वहाँ पे बंदरगाह होता था। ठीक है, जहाँ से व्यापार होता था एक जगह से दूसरी जगह, तो बंदरगाह थे वहाँ पे। कारस की मोहर थी, गुलाल, शवाधान, मन के बनाने के कारखाने थे, चावल के दाने, चनूदी थे। तो याद रखना, बस इतना याद रख लेना। लोथल से
लोथल में वस्तुएं जो मिली है, बंदरगाह मिला है, ठीक है। उसके बाद मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये 2 चीज़ें याद रख लेना, दैट इज़ इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। इतना याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूदार, अच्छा, इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में मजबूदार ने की थी। यह पाकिस्तान में स्थित नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान में एक नदी है, सिंध नदी, उसके पास ही है, ठीक है। तो उन्होंने इसकी खुदाई करी थी, गोपाल मजदूर ने। बाकी लोथल के बारे में इतना याद रख लेना, नोट है इंपॉर्टेंट, क्या है एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं। यह एक माल बहार था जो दुर्ग रहित था, चुनुदड़ों से मिली वस्तुएं। अब चुनुदड़ों से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ईंट मिली थी, गुड़िया मिली थी, मनके मिले थे, बिल्ली या कुत्तों के पैरों के निशान मिले थे। रोपड़, यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई नगरमी ने 1953 में की थी। ज़्यादातर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। वैसे मैं ना बहुत छोटे नोट बनाने की कोशिश कर रही थी, बट हो जाती हैं ये चीज़ें, क्या है करते समय समझ नहीं आता, ठीक है। तो लोथल में मैंने आपको बता दिया आपको क्या याद रखना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने बताई है वो याद रख लेना, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा चीज़ें दी रखी है, तो आप उनको याद मत रखना, याद रखना बस कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, इतना याद रख लेना। और यहाँ पे खुदाई में क्या क्या मिला है, मिट्टी की पुड़ियाँ मिली है, जूता मिला है, खेत हवन कुंड मिले हैं। अब बात कर लेते हैं बनावली की। बनावली की खुदाई में क्या क्या मिला है, तो यहाँ ये रंगोली नदी के पास है और यहाँ पे सड़कें मिली, टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई सड़कों के अवशेष मिले हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती थी। और यह गुजरात के कांडियावाड़ा ज़िले में स्थित है। यहाँ धान के भूसा मिला है, तो याद रख लेना, धान की भूसी मिली है यहाँ पे, कहाँ पे, बनावली में। इसके पतन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इसका पतन ना प्राकृतिक आपदा की वजह से माना जाता है, कभी कुछ माना जाता है, तो इसका थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कैसे हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे बोला गया है पतन 700 साल तक खूब फला फूलने के बाद 900 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। 1300 साल के इसके और 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों ख़त्म हुई, उसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि इन लोगों और बाहर से आक्रमण हुआ, कि माना जा रहा है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस पर बाहर से आक्रमण हुआ होगा, इसी वजह से जो है ये पूरी तमाम हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मतलब कोई सबूत नहीं है, ओनली अनुमान लगाया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में आने वाला क्वेश्चन है कि इसका पतन हुआ कैसे। इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, मतलब लोगों ने अलग अलग जो है मत रखे हैं अपने, जितने भी विद्वान हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसहमति से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी ऐसा उनका तर्क नहीं है जिसको अपना लिया जाए। सबकी अलग अलग कही बातें हैं और किसी का सबूत भी नहीं है, क्योंकि यह सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए, यानी कि लोगों ने सिर्फ अनुमान लगाए हैं, किसी को भी इसके तर्क नहीं पता है। अब था गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है। तो इनको मतलब ये विद्वानों के नाम हैं, याद मत करना, बेशक ये लिख देना आप सीधा, मैं बताऊँ इनके नाम भी मत लिखना, लिख देना। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण आर्य आक्रमण को बताया कि बाहर के लोगों ने शायद आक्रमण करा होगा, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि वह भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मत वेद माना जा चुका है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत है वो आर्यों ने नहीं किया है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनका अंत आर्य ने करा है, मतलब जो विद्वान है वो कह रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न विद्वान
जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा पड़ना, प्राकृतिक आपदा, परिस्थिति असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। कि लोग कुछ जो हमारे विद्वान हैं उनका ये मानना है कि इसका पतन किस वजह से हुआ है कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, बाढ़ आ गई होगी या सूखा पड़ गया होगा, इस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। गाइस, पतन के बाद के कुछ इस टाइप से फ़ोटो है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था ना, उसके फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखाए गए हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो वैसे सूखा भी पड़ रहा है, घर ईंटें तो हैं यहाँ पे पर सूखा पड़ा हुआ है और चीज़ें ना थोड़ी सी उलट पुलट दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे पर यहाँ पे आजकल पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, सूखा पड़ा हो ये भी हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन एकदम हुआ हो ये भी हो सकता है, और बाढ़ आई हो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पानी तो देखो पूरे हजारों साल तक नहीं पड़ा रहेगा, वो तो सूख भी जाता है, तो कुछ भी हो सकता है कारण। तो ये पिक्चर जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद सामने आई है। मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब लास्ट है निष्कर्ष, कि आप जब ये ख़त्म करोगे क्वेश्चन तो इसमें क्या निष्कर्ष लिखोगे। इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे लेना और होप्स मेरा पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आएगा। निष्कर्ष क्या है, शास्त्रियों से क्या पता चला है, मतलब जो शास्त्रीय पढ़े हुए मिले थे उनसे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, ये एक विकसित सभ्यता थी। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता है आखिर इसका पतन कैसे हुआ है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता चित्रात्मक लिखी अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। तो एंड में निष्कर्ष क्या निकल के आया कि हमें बहुत कुछ तो पता चला है बट अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तो इसकी लिपि ही चित्रात्मक थी जिस वजह से वर्ड्स नहीं पढ़े जा सके, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से हम अभी भी अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं लगा पाए। सो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।